नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। राजधानी में लगातार मूसलाधार बारिश होने के चलते बृहस्पतिवार को जगह जगह पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस दौरान ऑफिस, स्कूल, कॉलेज व अन्य जगहों के लिए निकले लोग बारिश में भीगते व घुटनों तक भरे पानी से होकर जाते हुए दिखाई दिए। राजधानी के मुख्य अंडरपास व मार्गों पर पानी भरने से काफी जाम लग गया, जिससे राजधानी की सड़कें मानो कुछ समय के लिए धीमी सी हो गई। आपको बता दें कि बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समस्या हो रही है और बस स्टॉप पर बसों का इंतजार करते लोग भी लगातार स्टॉप पर लगे सेट के नीचे चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बस यात्री बसों के आने पर ही बड़ी मुश्किल से शेड से बाहर आ रहे हैं और बस में बैठे अपने गंतव्य तक गए हैं। इस दौरान पुल प्रहलादपुर अंडरपास में पानी को निकलने के लिए लगाए गए पंपों में कुछ तकनीकी समस्या आ गई है। इससे वहां भीषण जल भराव हो गया है। बाद में इसे संबंधित सिविक एजेंसी ने इसे ठीक करवा दिया है। ओखला मोड़ में के पास सड़क किनारे बनी झुग्गियों में बारिश का पानी भर गया है। मौके का लाभ उठाते हुए रिक्शे वालों ने आने जाने वाले लोगों से पानी को पार करने के लिए 10-20 रुपए ज्यादा वसूले। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से राजधानी में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इसके चलते लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? राजीव। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, लगातार कहीं न कहीं मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा था कि मानसून आएगा, मगर ये गर्मी से कहीं न कहीं राहत नहीं मिल रही थी। और कल जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी, तो कहीं न कहीं जो प्रशासन की जो कह सकते हैं दावों की जो सच्चाई थी, वो कहीं न कहीं जनता के सामने नजर आई। क्योंकि लगातार कहीं न कहीं जिस तरीके से कल सुबह से ही जब बारिश स्टार्ट हुई, तो उससे कहीं न कहीं जल भराव की स्थिति बनी, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। निगम की बात करें या फिर कहें पीडब्ल्यूडी की बात करें, क्योंकि दिल्ली नगर निगम जो है वो लगातार केंद्र सरकार के हाथ में है। और यहाँ पर बात करें पीडब्ल्यूडी की, तो पीडब्ल्यूडी जो है वो दिल्ली सरकार के हाथ में। मगर दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली। लगातार कहीं ना कहीं जनता जो है वो कहीं ना कहीं जाम की परेशानी से और पानी जो जल भराव की जो स्थिति थी उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आई। लोगों की गाड़ियां खराब हुई उसके अंदर, और लगातार पैदल चलने के लिए मजबूर हुए, गाड़ियों को धक्का मारते हुए मजबूर हुए वो। मगर लगातार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बार बार जब मानसून आता है तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि पहले ये कहा जाता है कि हमने ये चीज इंतजाम कर लिया है, पानी की कह सकते जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी, जाम की स्थिति नहीं बनेगी। मगर जिस तरीके से अब लगातार कहीं ना कहीं स्थिति देखने को मिल रही है, उससे तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार ने सिर्फ कागजों के अंदर काम किया है, ना कि धरातल पर। और जनता जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं इन राजनीतिक नेताओं से कहीं ना कहीं नाराज होती हुई नजर आती है। और इसी को लेकर कल भी नाराजगी देखने को मिली। जनता कहीं ना कहीं परेशान होती हुई नजर आई। कह सकते वाटर लगने की जो समस्या थी उससे कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते हुए नजर आए। और लगातार कहीं ना कहीं जो जाम की स्थिति बन रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज की बात करें या फिर कहे ऑफिसों की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं वो देरी से पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। वो कदम सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं या फिर कहें विज्ञापन के माध्यम से देखने को मिलते हैं, मगर धरातल पर इस तरीके के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ विफल होते हुए नजर आते हैं। जी राजीव, जिस तरीके से बात करें, इस तरीके राजधानी में मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इस बीच क्या कोई बड़ा नुकसान राजधानी में कहीं पर देखने को मिला हो? क्या, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जो लगातार जब बारिश हुई और लगातार कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई, लगातार कहीं ना कहीं जनता जो है वो कहीं ना कहीं सरकारों को कोसती हुई नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के हाथ में पीडब्ल्यूडी है, और पीडब्ल्यूडी के द्वारा कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं
वो उनके हाथ में आती है, मगर हर सड़क का यही हालत था। कहीं ना कहीं पानी की जो कह सकते हैं जल भराव की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें मिंटो रोड की, जो मिंटो रोड जो है, जो अंडरपास है, वो लगातार कहीं ना कहीं हर बारिश के अंदर बढ़ता हुआ नजर आता है। मगर उसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकार की तरफ से कुछ कदम जरूर उठाए गए, और मिंटो रोड के जो अंडरपास है उसके अंदर जरूर जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिली। मगर बाकी पूरी दिल्ली की बात करें तो चाहे वो जखीरा फ्लाईओवर की बात करें, या फिर कहें कहते कैसे सरोजनी नगर की बात करें, या फिर मूलचंद की बात करें, तमाम जो अंडरपास थे वो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति के वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्विमिंग पूल बनते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं जनता जो है उस स्विमिंग पूल से कहीं ना कहीं अपने आप को घिरा हुआ पाती हुई नजर आई, और लगातार कहीं ना कहीं उसके अंदर गाड़ियों के अंदर की बात करें, या फिर कहें अपनी अपनी कारों की, बाइकों की बात करें, उसके अंदर धक्का लगाते हुए नजर आए। मगर इसका फायदा कहीं ना कहीं रिक्शे वालों ने उठाया, या फिर कहें जो बैटरी रिक्शे वाले थे, या फिर कहें जो हाथ गाड़ी रिक्शे वाले थे, उन्होंने जरूर इसका फायदा उठाया। कहीं ना कहीं 5 रुपए की सवारी या फिर 10 रुपए की सवारी की जगह पे 20-20, 30-30 रुपए वसूले गए, कहीं ना कहीं उनको जरूर बेनिफिट हुआ। मगर सरकार की जिस तरीके से कोशिश होनी चाहिए थी जनता के लिए कार्य करने की, वो कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आई। जी राजीव, जिस तरीके से राजधानी में कल मूसलाधार बारिश हुई है तो कहां कहां पर जल भराव देखने को मिला है, और इस जल भराव के कारण कितना ट्रैफिक जो है बाधित हुआ है कल? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जल भराव की स्थिति की बात करें तो पूरी दिल्ली के अंदर यही स्थिति थी। जल भराव की बात करें, सरोजनी नगर की बात करें, मूलचंद की बात करें, इंदरलोक की बात करें, या फिर कहें इन कहते मोती नगर की बात करें, या फिर कहें बवाना की बात करें, रोहिणी की बात करें, तमाम इलाकों के अंदर इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली। पानी जो था वो निकास नहीं हो पाया, यानी कि जो नालियों के अंदर पानी जाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नालियां सफा नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सड़कों पर पानी जमा होता हुआ नजर आया। कैसे किशनगंज की बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं सड़कों पर पानी इसी तरीके से भरा रहा। लोग बाग उसी पानी की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को पार कराने की कोशिश करते हुए नजर आए। इंदर लोग की बात करें, आजादपुर मार्केट की बात करें, आजादपुर मंडी की बात करें, वहां पर भी इस तरीके की हालात देखने को मिले। तमाम जगहों पर इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली। मगर दिल्ली सरकार की बात करें, क्योंकि पीडब्ल्यूडी उनके हाथ में है, तो दिल्ली सरकार की बात करें या फिर कहें केंद्र सरकार के द्वारा जो निगम की बात करें, दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली। और कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे जरूर किए जाते हैं, उन वादों की सच्चाई जो है वो पहली ही बारिश के अंदर धुलती हुई नजर आई। जी राजीव, क्या आज भी दिल्ली में मौसम विभाग द्वारा बारिश होने की संभावना जताई गई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आज की, तो आज भी मौसम विभाग की तरफ से लगातार कहा गया है कि 30 तारीख से लेकर लगातार बारिश होती रहेगी, और रुक रुक के बारिश होगी। तो आज भी दिल्ली के कुछ इलाकों के अंदर बारिश जरूर हो रही है, मगर लगातार कहीं ना कहीं वो इतनी तेज बारिश नहीं है जिससे कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बने। मगर जैसे जैसे लगभग ऑफिस टाइम होगा, या फिर कहे अभी स्कूल टाइम है, तो लोग बाग बाहर निकलने के लिए मजबूर है, बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो जल भराव की स्थिति है उसके अंदर कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं उससे भी। मगर यहाँ पर बात करें जब ऑफिस टाइम होगा तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी बनेगी। और जो अंडरपास की बात करें, जहां पर अभी तक पानी नहीं निकाला गया, या फिर कहें सड़कों के जहां पर पानी नहीं हटाया गया है, उसकी कहीं ना कहीं ऑफिस वालों को कहीं ना कहीं परेशानी होती नजर आएगी। और देखना होगा कि इस तरीके की परेशानी क्या आने वाले दिनों में भी रहती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि और बारिश हो सकती है। और कहीं ना कहीं घोषणा भी की गई है कि रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है, ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है। मगर लगातार कहीं ना कहीं हर इलाके की बात करें दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं सरकार के दावों की जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, अगर बात करें जल भराव की, तो इस जल भराव को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा क्या कोई इंतजाम किए गए हैं कि किस तरीके से इसकी निकासी हो? इसे लेकर कोई इंतजाम अगर दिल्ली सरकार द्वारा किए गए हों? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जल भराव की, तो दिल्ली सरकार ने हर बार कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर बार बार निगम को घेरती हुई नजर आई थी, और निगम कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आती थी। बार बार कहा जाता था कि जल भराव की स्थिति नहीं होगी, जल भराव की स्थिति नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये कहा जाता था कि उन्होंने जो सीवर लाइन है उनको सफा कर लिया गया, रोड के जितने भी किनारे सीवर लाइन है, अंडरपास के पास जो जितने भी सीवर लाइन है उनको उनके अंदर से गाज निकालने का काम बिल्कुल कर दिया गया। करोड़ों रुपए का कहीं ना कहीं दावे किया गया, इतने करोड़ रुपए का काम किया गया है। निगम की तरफ से बात करें तो निगम की तरफ से भी लगातार कहा गया था कि सीवरों की सफाई की गई है, नालियों की सफाई की गई है, और इतने करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। वो ठेका जो पैसा दिया जाता है वो कहाँ जाता है, ये समझने वाली बात है। मगर यहाँ पर बात करें जनता की, कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान होती नजर आई। और कल भी हमने जब पूर्व मेयर थे जो जयप्रकाश जी, उनसे भी जानने की कोशिश करी, तो उनके भी इलाके का यही हालत थी जो देखने को मिली। पानी की जो निकासी थी वो नहीं थी, वो दिल्ली सरकार को ऊपर ठिकरा फोड़ते हुए नजर आया। और दिल्ली सरकार जो है वो हर बार निगम
नजर आती है, मगर कहीं ना कहीं अपनी अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जा रही है। जी। राजीव, जिस तरीके से बात करें, आज भी आपने कहा कि दिल्ली के कुछ कुछ जगहों पर आज बारिश हो रही है, तो इस बीच क्या कोई जाम की स्थिति बनती हुई आज भी नजर आ रही है, जिससे कि बच्चों को, स्कूल जाते हुए बच्चों को, कॉलेज जाते हुए बच्चों को या ऑफिस जाते हुए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल कह सकते हैं, कहा गया है कि बारिश लगातार होती रहेगी और ये तो मौसम की कह सकते हैं मानसून की पहली दस्तक है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जल भराव की स्थिति बन रही है बारिश की वजह से, तो कहीं ना कहीं सरकारों की बात करें, लगातार उनकी जो सच्चाई है, या फिर कहीं जो बार बार विज्ञापनों के माध्यम से कहा जाता है, या फिर कहें प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा जाता है कि इतने लोग, इतने करोड़ रुपए का काम किया गया है, इतने करोड़ रुपए की गाज निकाली गई है, लगातार ठेके देने की बात की जाती है। पीडब्ल्यूडी कहता है कि जी हमने काम किया है, दिल्ली निगम ने काम नहीं किया, निगम कहता है कि जी दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया। मगर यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा है जनता के लिए काम करे, क्योंकि जनता ही इनको चुन के लेके आती है और जनता ही चाहती है कि उनके लिए नेता जो है, जो भी इनको चुन को लेके आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए काम करे। मगर कहीं ना कहीं यहाँ सिर्फ कागजों के अंदर काम किया जाता है, ना कि धरातल पर। और इसी तरीके की बारिश लगातार होती रहेगी तो कहीं ना कहीं अंडरपास की बात करें या फिर सड़कों की बात करें, वो जल भराव की स्थिति से कहीं ना कहीं जूझते हुए नजर आएंगे, और जनता जो है वो इसी परेशानी की वजह से कहीं ना कहीं सरकारों को कोसती हुई नजर आएगी। जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उदयपुर में कन्हैया की हत्या के बाद यूपी में प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि 20 शहरों में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और नोएडा में हत्या के समर्थन में पोस्ट करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड के बाद यूपी के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुए। मेरठ, प्रयागराज, बरेली समेत करीब 20 शहरों में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और राजस्थान सरकार के पुतले जलाए गए। कन्नौज में पुतला फूंकने को लेकर पुलिस और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हो गई। कार्यकर्ताओं ने कन्हैया के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। डीएम और पुलिस के अफसरों को राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने को लेकर ज्ञापन दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि उदयपुर की घटना का समर्थन करने वाले आसिफ को नोएडा पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, गांव में ही मैकेनिक का काम करता है और पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ धारा 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और साइबर टीम आरोपी की आईडी की जांच कर रही है। इसके साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जुलूस पर बैन लगाया था। हिंदू युवा वाहिनी, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसकी आशंका शासन को पहले से थी, इसलिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जुलूस पर बैन लगाया था। तो आपको बता दें कि उदयपुर में कन्हैया की हत्या के बाद यूपी में प्रदर्शन देखने को मिला और इसी के साथ 20 शहरों के हिंदू संगठन जो थे सड़कों पर उतर आया और नोएडा में हत्या के समर्थन में पोस्ट करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। और राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड के बाद यूपी के अलग अलग शहरों में जो है प्रदर्शन देखने को मिला। मेरठ, प्रयागराज, बरेली समेत करीब 20 शहरों में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। राजस्थान सरकार के पुतले जलाए गए और कन्नौज में पुतला फूंकने को लेकर पुलिस और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी देखी गई। कार्यकर्ताओं ने कन्हैया के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है और डीएम और पुलिस के अफसरों को राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने को लेकर ज्ञापन भी दिया गया है। आपको बता दें कि उदयपुर की घटना का समर्थन करने वाले आसिफ को नोएडा पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है, गाँव में ही मैकेनिक का काम करता है और पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ आपको बता दें कि 505 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और साइबर टीम आरोपी की आईडी की जांच कर रही है। इसी के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जुलूस पर बैन लगाया था। हिंदू युवा वाहिनी, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसकी आशंका शासन को पहले से थी, इसीलिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जुलूस पर बैन लगाया था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से उदयपुर हत्याकांड को लेकर यूपी में जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला, एक बार पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से दीजिए।
देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है उदयपुर में जिस तरह से जो कन्हैया था वो टेलर था, जिस तरह की उसकी हत्या कर दी उसके बाद उदयपुर में तो हिंसा हुई तो वहीं यूपी में प्रदर्शन को देखते हुए 20 शहरों में हिंदू महासंगठनों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने का काम किया और नोएडा में हत्या का समर्थन में उन्होंने प्रदर्शन किया। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लखनऊ समेत तमाम जिलों पे हिंदू जो महासभा के जो संगठन है वो कहीं न कहीं सड़कों पर कल भी विरोध प्रदर्शन हुआ था और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से हिंदू महासभा हिंदू संगठन जो उतरे हैं उसको लेकर जो उदयपुर में जो हत्या हुई, नोएडा में जो हत्या हुई उसको लेकर कहीं न कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड के बाद यूपी में अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन हुए, इसमें मेरठ भी है, प्रयागराज, बरेली, लखनऊ समेत 20 शहर है जहाँ पर हिंदू संगठनों ने, कार्यकर्ताओं ने आज सड़क पर उतरकर राजस्थान सरकार के खिलाफ पुतला फूंकने का काम किया और कहीं न कहीं प्रदर्शन करने का काम किया। तो वहीं कन्नौज में पुतला फूंकने को लेकर पुलिस और हिंदू वहाँ संगठनों के कार्यकर्ताओं में नोक-झोंक भी हुई। वहीं कार्यकर्ता में कन्हैया के हत्याकारों को फांसी की सजा देने की मांग भी की है और डीएम और पुलिस के अफसरों की राजस्थान सरकार की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है और लगातार ये प्रदर्शन दिन पे दिन अन्य शहरों में, यूपी के अन्य शहरों में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं उदयपुर का घटना का समर्थन करने वालों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो वहीं उदयपुर की घटना में समर्थन करने के आशिफ नोएडा से गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। तो वह मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, गाँव में ही मैकेनिक का काम करता था। तो वहीं पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और आरोपी के ऊपर लगभग 505 धारा के मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है और साइबर टीमें जो आरोपी है उसकी ईडी की जांच भी कर रही हैं और साथ ही कहा जाए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशांत कुमार है उन्होंने जुलूस पर बैन लगाया, प्रदर्शन पर बैन लगाया और साफ तौर पर कहा सकता है कि हिंदू वाहिनी, शिवसेना, हिंदू विश्व परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन लगातार नजर आ रहे हैं, इसके लिए भी आशंका को शासन को पहले ही अलर्ट पे रख दिया है और किसी प्रकार का प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साफ तौर पे मना कर दिया है और प्रशांत कुमार ने ये बात जुलूस पर पूरी तरह से बैन लगाते हुए कहा है कि हिंदू संगठनों द्वारा के प्रदर्शन हत्यारों को जो प्रदर्शन है जो जिन्होंने हत्या की है उदयपुर में उनको फांसी की सजा दी जाए और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के साथ साथ ये भी की है कि राजस्थान सरकार की बर्खास्ती की जाए। तो कई जगह ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां हिंदू संगठन हो चाहे शिवसेना के कार्यकर्ता हो, इस घटना को लेकर उदयपुर की घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी है, जो पुलिस कर्मी उनके साथ नोकझोंक भी हुई। प्रयागराज की बात की वहां पुतला फूका गया, लखनऊ में पुतला फूका गया, वहीं गाड़ियों पर जुलूस भी निकाला गया और इस घटना की पूरी तरह से हिंदू संगठन है वो कहीं न कहीं निंदा करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उन्होंने ये भी हिंदू संगठन के लोग हैं, उन्होंने कहा कि मदरसों की जो आड़ में लगातार जो आतंकी पाले जा रहे हैं और साफ तौर पे देश में मदरसे बंद कराए जाएं। 2022 में योगी सरकार के मदरसों को 429 करोड़ रुपए दिया है। इन मदरसों पे आतंकी पनप रहे हैं और साफ तौर पे हिंदू वाहिनियों के कार्यकर्ता का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि इन पर बुलडोजर चलाने का काम किया जाए। क्या ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश के जिले हैं, बांदा है, मेरठ है, लखनऊ है, नोएडा है, ऐसे जो अ, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको रोका भी जा रहा है और साथ ही साथ जो इस घटना में समर्थन भी कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ कर रही है। जितेंद्र, जिस तरीके से बात करें प्रदर्शन को, उदयपुर हत्याकांड को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वैसे ही पहले यूपी की जो प्रदर्शन को लेकर हालत जो है काफी नाजुक बनी है, तो इस बीच यूपी सरकार द्वारा इन प्रदर्शनों के लिए क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं यूपी सरकार द्वारा यहाँ पर? देखिए, सरकार ने पहले ही पुलिस को अलर्ट कर दिया है और साफ तौर पे पुलिस प्रशासन ने ये बात भी कही है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि किसी प्रकार की उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। उदयपुर घटना को लेकर जैसे ही उदयपुर की घटना हुई उसके बाद कई कई उत्तर प्रदेश में अलर्ट मोड पे रख दिया गया है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और जो भी प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बावजूद जो हिंदू संगठन है, चाहे शिवसेना हो, हिंदू महासभा हो, बजरंग दल हो, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ियों पे जुलूस निकाल रहे हैं, पुतला फूकने का काम राजस्थान सरकार का पुतला फूकने का काम कर रहे हैं। तो लगातार जो प्रदर्शन है, लगभग 20 शहर ऐसे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के जहां पर लगातार अभी तक प्रदर्शन हो चुके हैं और लगातार जो संगठन है वो मानने को तैयार नहीं है। जो हिंदू संगठन है वो कहीं ना कहीं रोडों पे आकर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं।
तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा के फ्लोर में एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी, जिसके लिए तीनों मेंबर जो है कैबिनेट मंत्री होंगे, जो हर एक लीगल पहलू की जाँच करेंगे जो कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने में अड़चन बन सकती है। और एक बार जब ये सभी मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी तो भले ही विधानसभा का खास सत्र बुलाना पड़े, पर कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाएगा। ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 36000 ਜਿਹੜੇ नौजवान मुंडे कुड़ियां ने उन्होंने पक्के कर दिए। अमित शाह ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? तो आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा के फ्लोर में एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी, जिसके तीनों मेंबर जो हैं कैबिनेट मंत्री होंगे, जो हर एक लीगल पहलू की जाँच करेंगे। जो कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने में अड़चन आएगी उसे सॉल्व किया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भले ही विधानसभा का खास सत्र बुलाना पड़े, पर कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाएगा। तो एक बड़ी जानकारी जो है पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विधानसभा के फ्लोर में दी है, जहां पर उन्होंने कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की बात कही है। और आपको बता दें कि इसके लिए 3 मेंबर कमेटी जो है बनाई जाएगी, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। और ये जो तीनों मेंबर होंगे, आपको बता दें कैबिनेट मंत्री होंगे और हर एक लीगल पहलू पर इस दौरान पूरी इसकी जांच की जाएगी, हर एक लीगल पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। हमें जिस तरीके से कल सीएम भगवंत मान ने विधानसभा के एक फ्लोर में एक बड़ी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी जो कच्चे मुलाजिम हैं उन्हें पक्का किया जाएगा, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, अगर सीधे तौर पे बताएं तो कई चीजें हैं इस बार। अगर हम कहें सबसे बड़ा अगर हम कहें कि दावा था कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने का, अगर हम याद करें कि जिस दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब सेक्रेटरीट पहुंचे थे तो उनका बहुत बड़ा स्वागत मुलाजिमों ने किया था। तो मुलाजिमों को बहुत ज्यादा विश्वास था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कोई बड़ा ही ऐलान करेंगे और उनके लिए बहुत जल्दी काम करेंगे। कच्चे मुलाजिम काफी लंबे समय से खुद को पक्का करने की मांग कर रहे थे। इसी चीज को देखते हुए अगर हम कहें कि फाइनली अगर हम कहें कि विधानसभा के फ्लोर में इससे पहले अनाउंस किया जा चुका था कि 36,000 कॉन्ट्रैक्चुअल को पक्का किया जाएगा, जो अगर हम कहें, और कोई नई नौकरियां भी लाई जाएंगी। तो उसके लिए अब सीधे तौर सवाल था कि कॉन्ट्रैक्चुअल को पक्का कैसे किया जाना है। तो इसको लेकर फाइनली कल विधानसभा के फ्लोर से बजट सेशन के आखिरी दिन खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये चीज कह दी कि हम जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं उनको पक्का करेंगे और उसके लिए एक 3 मेंबरी कमेटी बनाई जाएगी, जिसके तीनों मेंबर्स कैबिनेट मंत्री होंगे। देखिए, कैबिनेट रैंक के एक सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि एक कमेटी तैयार की गई है जो सभी लीगल एस्पेक्ट्स, जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं उन सब की जांच करेगी, जितने भी कानूनी अड़चन है उनको चेक करेगी और उनको हटाया जाएगा। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा का एक स्पेशल सेशन भी बुलाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक स्टैंड क्लियर कर दिया कि कच्चे मुलाजिमों को जल्द से जल्द पक्का किया जाएगा और इसके लिए किसी तरह की डिले नहीं होगी। खुद मुख्यमंत्री जो सेशन से बाहर आते हैं, जो हमने उनसे बात की, दोबारा से सवाल पूछा तो उन्होंने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाएगा। हमने अपनी तरफ से कमेटी का गठन कर दिया है और जल्द से जल्द वो जितने भी लीगल इश्यूज होंगे उसको सॉल्व करेंगे और फाइनली हमारे जितने भी कच्चे मुलाजिम हैं उनको पक्का किया जाएगा। तो एक बड़ा ऐलान कल कर गए हैं और सभी पंजाब के अगर हम कहें कि कच्चे मुलाजिमों के लिए खुशखबरी भी दे गए हैं। अब सवाल यह है कि कैबिनेट की जो 3 मेंबरी कैबिनेट मेंबर कमेटी बनी है, ये कितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट दे पाती है, कितनी जल्दी जितनी भी अड़चने हैं उनको क्लियर कर पाती है, क्योंकि उसके बाद शायद विधानसभा का एक स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा। विधानसभा के अंदर ही इसका अगर हम कहें कोई भी बिल पास होगा, उसके बाद अगर हम कहें कि इनको पक्का करना शुरू किया जा पाएगा। जी हमें जिस तरीके से बात की जाए कि यहाँ पर ये बात की जा रही है कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाएगा, तो क्या क्या अड़चने जो है इन्हें पक्का करने में आ सकती हैं? लीगल अड़चने, हाँ देखिए, कई लीगल अड़चने हैं। अगर हम कहें कई बार टाइम पीरियड कईयों की बात हम कर लेते हैं कि जैसे कि सीधे तौर पे 10 साल का टाइम पीरियड कई मांगा जाता है कि 10 साल लगातार उन्हें पंजाब सरकार के अंडर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करना हो। कई लोग आउटसोर्स भी हैं,
तो देखिए आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों का ही अलग अलग क्राइटेरिया। आउटसोर्स को पक्का नहीं किया जा सकता, उसके लिए बकायदा कोई नई पॉलिसी लानी, पहले उनको कॉन्ट्रैक्चुअल में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद उन्हें अगर हम कहें कि पक्का किया जाता है तो इसको लेकर नई पॉलिसी लाने की जरूरत है कि जिन लोगों का टाइम पीरियड कम है, जैसे कि हम कहेंगे जो 3 साल 5 साल या 6 साल 7 साल से भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को ही पक्का करने की मांग की गई है सभी मुलाजिमों तरफ से। तो सवाल है उन सभी चीजों को, उन सभी पॉइंटर्स को, उन सभी फैक्ट्स को कंसिडर करके जो कदम उठाने की जरूरत है वो अब ये कमेटी देखेगी। वो ये सब चीजें देखेंगे क्या किन किन का टर्म पीरियड कम है, क्या इनको पक्का किया जा सकता है, इनको पक्का करना है तो इसके लिए हमें क्या कदम उठाने पड़ेंगे, क्या कोई स्पेशल बिल लाने की जरूरत है, क्या कुछ इनको रियायत देने की जरूरत है, क्या कोई एक्सेप्शन डालने की जरूरत है। तो इन सब क्लॉज को देखते हुए ही कदम उठाए जाएंगे। जी, जिस तरीके से सीएम भगवंत मान ने कहा है कि मुलाजिमों को पक्का किया जाएगा, भले इसी के लिए हमें विशेष विधानसभा सत्र भी बुलाना पड़े, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए विधानसभा का सत्र बुलाना जरूरी होगा क्योंकि विधानसभा के फ्लोर में ही जो भी अमेंडमेंट बिल आएगा उसके बेस पर ही इन सबको पक्का किया जा सकता है। तो मेन देखिए आमतौर पर अगर हम कहें कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड या फिर हम कहेंगे 2 से 3 महीने बाद विधानसभा के सेशन को बुलाया जाता है, पर खुद मुख्यमंत्री भगवत मान ने कह दिया कि जिस वक्त सभी कानूनी अड़चने, देखिए उन्होंने ये चीज स्पेशली कही है कि जिस वक्त जितनी भी सभी कानूनी अड़चने खत्म होगी तो उसी वक्त विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। तो उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी, किसी तरह की डिले नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कानूनी अंचलों के ऊपर कमेटी बन चुकी है, वो कमेटी अब लगातार काम करती रहेगी। अगर कमेटी ने 1 महीने के अंदर ही इसको सभी कानूनी अड़चने निपटा ली या उनको सॉल्व कर लिया तो 1 महीने बाद ही स्पेशल सेशन बुलाकर, चाहे 1 दिन का ही स्पेशल सेशन हो, बुलाकर इन जितना भी प्रक्रिया होती है कच्चे मुलाजिम पक्का करनी वो इनिशिएट कर दी जाएगी। जो बिल लाने की जरूरत है वो लिया जाएगा। आमतौर पर हम कहें कि एक सेशन से दूसरे सेशन में 2 से 3 महीने का फर्क होता है, तो किसी तरह की डिले नहीं की जाएगी क्योंकि एक मेजर तबका अगर हम कहें कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का, उन्होंने मुख्यमंत्री भगवत मान से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं और उन उम्मीदों पे खड़ा उतरने की पूरी हम कहेंगे कोशिश हमारे मुख्यमंत्री भगवत मान करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में महा उथल पुथल हुआ है। बीजेपी के सहयोग से शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। इससे पहले एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सरकार में ना तो कोई घटी थी और ना ही कोई काम दिखाई पड़ रहा था। जो काम पहले से शुरू किए गए थे सिर्फ उन्हीं को धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश कर रही थी। ठाकरे सरकार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े हुए लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल रखना चाह रही थी। फडणवीस ने कहा कि बाला साहेब ने जीवन भर जिन चीजों का विरोध किया, जिन लोगों का विरोध किया, उनके बेटे उन्हीं के साथ अलायंस करते हैं। इससे पहले शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे 10 दिन के बाद मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे वो देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे। फडणवीस के घर सागर बंगले में दोनों ने मुलाकात की और दोनों नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राज्यपाल को शिंदे के 39 विधायकों के समर्थन का खत सौंपा। इसके बाद फडणवीस और शिंदे ने राज्यपाल से मिलकर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कल शाम तक ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जो है सीएम बनेंगे, लेकिन अचानक फेरबदल होता है और एकनाथ शिंदे को जो है सीएम बना दिया जाता है, महाराष्ट्र का नया सीएम उन्हें बना दिया जाता है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? राजनीति की घटना घटी है एक के बाद एक पिछले 10 दिनों में, वो बेहद चौंकाने वाली रही। खासकर कल जब सरकार बनाने को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही थी, हालांकि ये घोषणा की गई थी कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी जब फडणवीस से पूछी कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। लोगों का विश्वास नहीं था, हालांकि एकनाथ शिंदे को भी इस बात का नहीं था। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उन्हें तो कैबिनेट में कोई मंत्री पद चाहिए ही नहीं था, हालांकि वह अपने बाकी विधायकों के साथियों के साथ के लिए चाहते थे, लेकिन उन्हें जिस तरह से बताया गया कि आप इसकी सीएम
शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि इसके बाद से ही लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को जमकर घेरा और बताया कि उद्धव सरकार ने कोई काम नहीं किया है। जिन कामों को बीजेपी ने पहले उद्घाटन किया था, भूमि पूजन किया था, उसी काम को धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ाया गया, बाकी कोई काम नहीं किया। दूसरी बात उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बाला साहब ठाकरे जिन चीजों का विरोध करते थे उन्हीं लोगों के साथ उद्धव सरकार ने अपने पार्टी में रखा। और खासकर दाऊद इब्राहिम को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम और जैन से तमाम जो लोग जुड़े हुए उनके समर्थन में हमेशा चुनाव विकास अघाड़ी सरकार रही, शिवसेना रही, जबकि बाला साहब इसका पुरजोर विरोध करते। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच एक प्रेस वार्ता हुई है, तो इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ अहम रहा है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात रही थी कि आगे इस तरह की रणनीति किया जाएगा और जो उन्होंने बड़ी घोषणा की थी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस ने अपने बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन राज्यपाल की तरफ से बताया गया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। हालांकि वह भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था कि आखिर डिप्टी सीएम किसको बनाया जाएगा महाराष्ट्र का। इसके बाद यह घोषणा की गई और दोनों ने शपथ लिया। शपथ के बाद माना जा रहा है कि 3 जुलाई को जो बाकी विधायक है उनके मंत्रिमंडल की शपथ दी जाएगी, लेकिन उसके पहले जो है बहुमत साबित करना होगा, जिसके लेकर पूरी तैयारियां महाराष्ट्र में चल रही है। और यह बहुमत कल होगा या आज होगा, इस पर अभी प्रकाश नहीं डाला गया, लेकिन ये जानकारी है कि बहुमत सिद्ध करने के बाद आगे की रणनीति की जाएगी। फिलहाल सदन में बैठक बुलाई गई है और बैठक के बाद ही आगे से ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की रणनीति क्या कुछ होगी, किस तरह से वो काम करेंगे, शुरुआत किस तरह से होगी, इस पर चर्चा करेंगे। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बीजेपी को यहाँ पर एक जीत हासिल हुई है, तो इसके चलते आज क्या कोई बैठक बीजेपी द्वारा आज कराई जा सकती है? इसकी कोई जानकारी आपके पास हो? बिल्कुल, बीजेपी बैठक करेगी और आगे की जो रणनीति होगी उस पर इस पर बातचीत होगी। फिलहाल तमाम मंत्रिमंडल और तमाम जो उनके विधायक है उनसे चर्चा होगी, लेकिन अभी बाकी विधायकों को बुलाने की प्रक्रिया अभी तक किसी ने नहीं कहा कि आखिरकार सभी विधायक जो शिवसेना के बैठे हुए हैं वो मुंबई कब आएंगे। जानकारी है कि 3 जुलाई को जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा तब जाके बुलाया जाएगा उन्हें और इस पर चर्चा की जाएगी। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से जो शपथ ग्रहण समारोह था वो आज होना था, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि उस शपथ ग्रहण समारोह को कल ही शिफ्ट कर दिया गया, कल ही उन्हें शपथ दिला दी गई? बिल्कुल अनिता जी, देखिए, राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी थी। देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि अब कार्यकारी के तौर पर ही नहीं बल्कि 1 घंटे भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री न बने रहे। इसी लिहाज से उन्होंने आनंद फानंद पूरी तैयारी राजभवन में करवाई। राजभवन में ही शपथ ग्रहण का समारोह करवाया गया और आनंद फानंद में पूरी तैयारी की गई। हालांकि बाकी मंत्रियों को शपथ ग्रहण की कोई तैयारी नहीं थी, इधर खुद देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण की तैयारी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा या फिर अमित शाह द्वारा एक घोषणा की गई कि देवेंद्र फडणवीस ही डिप्टी सीएम होंगे, उसके बाद यह तुरंत जो है तमाम तैयारियों के साथ उनका भी शपथ ग्रहण कराया गया। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बीजेपी का जो मंसूबा था, अपने मंसूबे में बीजेपी एक तरीके से कामयाब रही, तो अब अगला स्टेप बीजेपी का क्या हो सकता है? देखिए, बीजेपी पहले से ये तय कर ली थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ ही सरकार बनानी है, क्योंकि बीजेपी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन शिवसेना को के विधायकों को तोड़ना बड़ी चुनौती थी। उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपने संपर्क में किया, शिंदे को पूरी कहानी बताई, शिंदे को पूरा स्क्रिप्टिंग बताया गया कि किस तरह से राजनीति आगे की बढ़ेगी और महाविकास अघाड़ी सरकार को किससे बढ़ा सकना है, क्योंकि इस महाविकास अघाड़ी सरकार में एनसीपी का सबसे बड़ा रोल रहा, क्योंकि एनसीपी में सबसे बड़े जो महाराष्ट्र के विभाग होते हैं, मंत्रालय के विभाग होते हैं, वो अपने पास रखा था। इसका मतलब कहीं से शिवसेना के कई विधायकों का था, बीजेपी को भी था। इसका बदला लेने के लिए तमाम जो तैयारियां की गई, आखिर जो तैयारियां जिस प्रकरण के तहत की गई थी, जिस सिस्टम के तहत की गई थी, उसी सिस्टम को लेकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने काफी दिनों तक चर्चा की है और इस पर अमल किए। अमल करने का नतीजा ये निकला कि मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे को बनाया गया। हालांकि बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे, तो अब ऑटो रिक्शा चालक को मुख्यमंत्री बनाया गया। खुद उन्होंने एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें ये भरोसा नहीं होता कि इतना बड़ा तोहफा जो है बीजेपी की तरफ से उन्हें दिया गया, उसका उन्होंने आभार किया। देश के प्रधान
पीएम मोदी ने भी आभार व्यक्त किया, उन्हें बधाई दी और कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप राजनीति में काफी अनुभवी है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को काफी पुराना अनुभव है, तो उस अनुभव के आधार पर महाराष्ट्र का विकास अच्छी तरह से हो सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल में भाजपा विधायक दल की बैठक शुक्रवार यानी आज 11 बजे बद्दी में होगी। आपको बता दें, इसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और इस मीटिंग में भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत कर सकती हैं। हिमाचल भाजपा ने अपने सभी विधायकों को तय समय पर मीटिंग में आने के आदेश दिए हैं। ये बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। इसमें बीजेपी विधायक द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अपना समर्थन देंगे। दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि बद्दी में होने वाली बैठक की तैयारियां कर ली गई हैं। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा होगी और आपको बता दें कि भाजपा नेताओं का कहना है कि एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाना देश के लिए सौभाग्य की बात है। गठबंधन ने आदिवासी और महिला एक साथ दो वर्गों को राष्ट्रपति पद के लिए तरजीह दी है। राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना ठाकुर जी, जिस तरीके से आज हिमाचल में बीजेपी विधायक दल की जो है बैठक होनी है, तो कितने बजे ये बैठक होनी है और इसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपको अभी तक मिल पाई है? देखिए, बात और बुलाया गया है कि उम्मीदवार है तो वो मीटिंग में भाग लेंगी और अपने लिए जो है वोट मांगेंगी। तो अभी जो है जो ये मीटिंग है वो जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है उनकी अध्यक्षता में होगी और सभी विधायकों को इसमें आने के आदेश दिए गए हैं पार्टी की तरफ से। और ये जो मीटिंग है, इसके जो मीटिंग के दौरान ही जो आएगी उसके बाद जो है जो विधानसभा चुनाव उसके लिए भी रणनीति भाजपा के जो विधायक है बनाएंगे। 5 बैठक है, इसमें जो द्रौपदी मुर्मू है उसके अलावा जो है हिमाचल के जो मुद्दे हैं जो चुनाव के दौरान उसको चर्चा होगी। इस कारण उनको नजदीकी किया है, इसलिए वो जल्दी और आकर वापस आती है। अगर ये राष्ट्रीय विधायक दल की बैठक अभी तक जो वोट है जो वहाँ जो है इसको सभी को तो चलिए टीना ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 जुलाई यानी आज सुबह 11:30 बजे राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 12:10 से 1:10 तक राजीव भवन में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। सीएम बघेल दोपहर 1:20 पर नारायण हॉस्पिटल में आयोजित निःशुल्क मेगा स्पाइन एवं ऑर्थोपेडिक सर्जरी कैंप के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री निवास वापस लौटेंगे और वहां आयोजित चिकित्सक दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज जगन्नाथ
यात्रा रथ यात्रा में आज शामिल होने वाले हैं और इसी के साथ आज वो कांग्रेस की एक बैठक में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दोपहर 12:10 से लेकर 1:10 तक राजीव भवन में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से आज जो है सीएम बघेल रथ यात्रा में शामिल होने वाले हैं, तो इसे लेकर क्या क्या जानकारी अभी तक आपको मिल पाई है? 11 बजे प्रदेश की प्रथम व्यक्ति जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी और उनके साथ सीएम साहब दोनों ही रथ यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरी की तर्ज पर हर साल रायपुर में भी आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से निकलकर अपने घर उनका घर कह लीजिए, वहां से निकलकर बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ 7 दिनों के लिए अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो हर साल की तरह ही यहाँ पर संपन्न होगी। पिछले 2 साल कोविड की वजह से ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। धार्मिक आस्थाओं के साथ इन कार्यक्रमों को बहुत छोटे रूप में संपन्न किया गया था, पर जैसे कि अभी देखा जा रहा है कोरोना का जो प्रकोप है वो कम है प्रदेश में, देश में भी, तो इस कार्यक्रम का भरपूर आयोजन किया गया है। लोगों में इसका पूरा हर्षोल्लास देखा जा रहा है रथ यात्रा को लेकर। तो सीएम साहब और गवर्नर मैडम दोनों ही आज उनके रथ को झाड़ू लगाते हुए, सोने की झाड़ू से उनके रास्ते को साफ करते हुए उनको रथ यात्रा जो है वो रायपुर शहर में निकाली जाएगी। साथ ही वो इस धार्मिक आस्था के कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश की मंगल कामनाओं के साथ, प्रदेश में अच्छी बारिश की कामनाओं के साथ इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम में आस्था और श्रद्धा के साथ सम्मिलित होंगे। दूसरा जो मुख्य आज का कार्यक्रम है सीएम साहब का, उसमें देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो प्रदेश पहुंच चुके हैं। पीएल पुनिया जी जो यहाँ के प्रभारी हैं वो प्रदेश पहुंच चुके हैं कल, और अभी 2-3 दिन पहले जो यहाँ के अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मोहन मरकाम जी, उनका टेन्योर पूरा हुआ है। कुछ दिन पहले उदयपुर में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक थी जिसमें संगठन को लेकर कुछ निर्णय लिए गए थे, तो उसी के चलते हुए प्रदेश में ये लगभग 1 महीने बाद कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें रिक्त पदों को भरने को लेकर कुछ अहम फैसले आ सकते हैं। लगभग 20-22 पद जो बड़े हैं प्रदेश में वो रिक्त हैं, उनको लेकर कुछ अहम फैसले आ सकते हैं। जिस तरीके से आज सीएम भूपेश बघेल जो है आज राजीव भवन में कांग्रेस की एक बैठक होनी है, तो उसमें वो शामिल होने वाले हैं, तो इस बैठक में किन किन विषयों पर जो है चर्चा की जा सकती है? देखिए, ये पूरी बैठक जो आयोजित की जा रही है इसमें पीएल पुनिया जी के साथ चंदन यादव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ और भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो सम्मिलित रहेंगे। यहाँ पर प्रदेश के मंत्रियों के भी सम्मिलित रहने की सूचना यहाँ पर आ रही है। साथ में विषय है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। आज से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि उदयपुर में एक बैठक राष्ट्रीय स्तर की पूर्ण की जा चुकी है, जिसमें ये फैसला लिया गया था कि अब जो जितने नए जो पदाधिकारी आने वाले हैं उसमें 50% लोगों को, लगभग ऐसे लोगों को लाने की संभावना है जिनकी उम्र अभी 50 वर्ष से कम हो। तो इस दिशा में भी काम किया जाना है। और संगठन, क्योंकि आने वाले निशा भी देखा जाएगा तो अगर हम वो 6 महीने का जो समय होता है चुनाव के पहले आचार संहिता का, उसको हटा दे तो लगभग 500 दिन से कम भी सरकार के पास बचे हुए हैं। तो इसको राजनीतिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि किस ढंग से संगठन सारी जगहों पर काम करेगी। और चूंकि 90 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 71 में अभी ऑलरेडी कांग्रेस पदस्थ है, वहां पे उनके विधायक हैं, तो किस ढंग से ये पूरा सिनेरियो रहेगा, किस ढंग से जो इनका संगठन है वो काम करेगा, उसको लेकर इसमें महत्वपूर्ण कुछ फैसले और विचार किया जा रहा है। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, सीएम भूपेश बघेल आज रथ यात्रा में शामिल होने वाले हैं, उसके बाद वो बैठक भी लेने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनमें आज वो शिरकत कर सकते हैं। तो एक बार दिन भर का जो कार्यक्रम उनका रहने वाला है उस पर एक विस्तृत जानकारी दे दीजिए। जी, जैसा कि अभी हमने इस विषय पर चर्चा किया कि सीएम सबसे पहले तो आज जगन्नाथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ जी की, उस पर शामिल होंगे। उसके बाद कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में वो बैठक में सम्मिलित होंगे। फिर आज शाम जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, शाम 5 बजे यशवंत सिन्हा जी वो रायपुर आ रहे हैं, तो उनके साथ एक प्रेस वार्ता है, उस पर वो सम्मिलित होंगे। शाम को डॉक्टर्स डे भी है आज, तो उसके कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने की जानकारी प्राप्त हो रही है।
जिस तरीके से अभी आपने कहा कि यशवंत सिन्हा जो है आज रायपुर आ रहे हैं और एक प्रेस वार्ता इसमें होगी, तो इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ अहम रह सकता है स्वाति जी? देखिए जो केंद्र का विपक्ष है उसका साफ साफ समर्थन है यशवंत सिन्हा जी को, तो इससे यही निकलकर कुछ आने की संभावनाएं हैं कि क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या किस ढंग से ये चुनाव हो सकता है। खैर ये इलेक्टेड बॉडी है और बीजेपी इस पे अभी अपना उम्मीदवार तय कर चुकी है, उनके पास ज्यादा लोगों के नंबर हैं, तो लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि समर्थन है प्रदेश में, तो एक तरफा समर्थन है, लेकिन उसके बाद अब ये प्रेस वार्ता में ज्यादा समझ रहेगा, हमारा ज्यादा दिलचस्पी रहेगी कि यशवंत सिन्हा जी अपनी बात कैसे लोगों तक पहुंचाते। जिस तरीके से आज राजभवन में बैठक आयोजित की जा रही है, तो इस बैठक में कौन कौन सीएम भूपेश बघेल के अलावा कौन कौन मुख्य चेहरे होंगे जो आज इस बैठक में शामिल होंगे? तो उसके जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सभी इसमें उपस्थिति अपनी अपनी दर्ज कराएंगे। स्वाति जी, जिस तरीके से रथ यात्रा जो है आज उसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं, और कौन कौन सीएम भूपेश बघेल के साथ इस रथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं और कितने बजे से ये रथ यात्रा जो है शुरू हो सकती है? देखिए अभी जो निर्धारित समय आया है निशा, उसमें 11 बजे से सीएम साहब गवर्नर मैडम के साथ सम्मिलित होंगे। दोनों ही इस धार्मिक आस्था के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ में रायपुर विधायक कुलदीप जुनेजा जी, विकास उपाध्याय जी, ग्रामीण विधायक है सत्यनारायण शर्मा जी, इनके भी सम्मिलित होने की जानकारी अभी प्राप्त हो रही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा की। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 1 जुलाई को यानी आज सुबह 11:30 बजे राजधानी रायपुर में गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 12:10 पर और 1:10 तक जो है राजीव भवन में आयोजित बैठक में शामिल होंगे और सीएम बघेल दोपहर 1:20 पर नारायण हॉस्पिटल में आयोजित निःशुल्क मेगा स्पाइन एवं ऑर्थोपेडिक सर्जरी कैंप के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री निवास वापस लौटेंगे और वहां आयोजित चिकित्सक दिवस में शामिल होंगे। 1 जुलाई यानी आज रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर की ओर से कन्या श्री साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और इस दौरान कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को साइकिल वितरित की जाएगी। रोटरी क्लब की माने तो इसका उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षित करना है। रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर के अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने बताया कि रोटरी विश्व की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की समाज सेवी संस्था है और विश्व के तमाम देशों में इसकी शाखाएं हैं। साल 1905 में रोटरी क्लब का गठन हुआ था। उन्होंने बताया कि 117 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला रोटरी की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रही है। वो 1 जुलाई को अपना कार्यभार ग्रहण करने जा रही है। इसको देखते हुए 1 जुलाई को देश भर में महिलाओं के लिए कन्याश्री योजना के तहत साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश में 2100 छात्रों को साइकिल जो है वितरित की जाएगी। तो आपको बता दें कि 1 जुलाई यानी आज रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर की ओर से कन्याश्री साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को साइकिल वितरित की जाएगी। रोटरी क्लब की माने तो इसका उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षित करना है और रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर के अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने बताया कि रोटरी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की समाज सेवी संस्था है। विश्व के तमाम देशों में इसकी शाखाएं हैं। साल 1905 में रोटरी क्लब का गठन हुआ था। उन्होंने बताया कि 117 साल के इतिहास में पहली बार महिला रोटरी की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रही और वो 1 जुलाई को अपना कार्यभार ग्रहण करने जा रही हैं। इसको देखते हुए जुलाई में को देश भर में महिलाओं के लिए कन्याश्री योजना के तहत साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश में 2100 छात्रों को साइकिल वितरित की जाएगी। तो आपको बता दें कि आज साइकिल वितरण कार्यक्रम जो है होना है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की छात्रों को यहां पर साइकिल वितरित की जाएगी।
रोटरी क्लब की माने तो इसका उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षित करना है और रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर के अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने बताया कि रोटरी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की समाजसेवी संस्था है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से आज साइकिल वितरण कार्यक्रम जो है होने वाला है, तो इसे लेकर क्या क्या जानकारी अभी तक आपको मिल पाई है? आज आपको बता दूं कि काशीपुर में रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर, रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कार्बेट की तरफ से आयोजित यहाँ जो कन्या यहाँ पर जो कन्या योजना जो यहाँ पर की जा रही है, उसके तहत यहाँ करीब 2100 साइकिल जो है यहाँ पर जो स्कूली छात्र हैं उनको दी जानी है, जिसमें से काशीपुर में करीब 200 यहाँ साइकिल दी जाएंगी, हल्द्वानी में 50 साइकिल दी जानी है, रामनगर में 20, रुद्रपुर में 34 और वहीं उसकी बात करें तो इसके अलावा और कई जगह यहाँ पर दी जाएंगी। तो 2100 साइकिलों का वितरण यहाँ किया जाना है, जिसको लेकर के रोटरी क्लब तैयारी की जा चुकी है। जो पुष्कर धामी है वो करीब यहाँ 10:30 बजे पहुंचेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड की जो सरकार है वो लगातार कार्य कर रही है और हर वर्ग में हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है, पढ़ाई को लेकर भी जिस तरह से मोटिवेशन कहीं ना कहीं दिया जाता था, ये साइकिल वितरण करने का उद्देश्य यही है कि जो छात्रा है वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो, आगे पढ़ाई करने के लिए लगातार है, तो उसको लेकर के कार्यक्रम किया गया। और उसमें यहाँ से पुष्कर धामी पहुंचेंगे। छात्राओं के लिए एक बड़ा दिन है और पुष्कर धामी उन छात्राओं से मिलेंगे और पूरी तरीके से रोटरी क्लब तैयारी की जा चुकी है। 10:30 बजे करीब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी, जिस तरीके से आज साइकिल वितरण कार्यक्रम है तो सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं, तो उनके अलावा और कौन कौन इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकता है? अमित, आज ही आपको बता दूं कि यहाँ जो काशीपुर के विधायक है वो यहाँ मौजूद रहेंगे और जो बड़े चेहरे हैं यहाँ पर जो संगठन के वो यहाँ रहने वाले हैं, खुद यहाँ पर सीएम रहेंगे। पूरी तरीके से काशीपुर की बात करें, यहाँ पर आज तैयारी की गई है पुष्कर सिंह धामी के आने की, क्योंकि एक बड़ा मौका है कि खुद सूर्य के मुखिया काशीपुर पहुंचने वाले, उनके साथ यहाँ पर कई बड़े चेहरे मौजूद हो सकते हैं। हालांकि अभी जानकारी उनकी नहीं आई है, लेकिन जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री है वो यहाँ पहुंच सकते हैं और यहाँ के जो विधायक हैं काशीपुर विधानसभा क्षेत्र वो यहाँ रहने वाले हैं। तो पूरी तरीके से कार्यक्रम, क्योंकि रोटरी क्लब का उनके यहाँ पर जो रोटरी क्लब के सदस्य वो मौजूद रहेंगे और जो छात्राएं हैं जिनको यहाँ पर साइकिल मिलने जा रही है वो यहाँ मौजूद रहने वाले। तो एक बड़ा दिन है काशीपुर के लिए भी कि यहाँ मुखिया उनके आने वाले और उन छात्राओं के लिए भी जिनको यहाँ पर साइकिल दी जाएंगे और कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के द्वारा उन छात्राओं को दिया जाएगा। अमित, जिस तरीके से अगर प्रदेश भर की बात की जाए तो प्रदेश भर में आज कितनी छात्राओं को ये साइकिल वितरण कार्यक्रम के तहत साइकिलें जो है मिलने वाली हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो साइकिल वितरण कार्यक्रम जो आज यहाँ पर होने जा रहा है उसमें करीब 2100 साइकिलें दी जानी है, जिसमें यहाँ लगातार पूरी बात करें पूरे प्रदेश के यहाँ पर जो है छात्राएं जो चयनित की गई है रोटरी क्लब की तरफ से उनको यहाँ पर दी जाएगी। करीब 2100 साइकिल देने का कार्यक्रम रखा गया है। और वहीं बात की जाए उत्तराखंड के अलावा जो यूपी के कई जगह जैसे आगरा, बरेली, कानपुर, इस जगह की जो यहाँ पर छात्र है उनको भी कहीं ना कहीं साइकिल देने की बात की जा रही है। तो एक बड़ा मौका है और रोटरी क्लब की तरफ से एक प्रोत्साहन कार्यक्रम कहीं ना कहीं छात्राओं को लिए किया जा रहा है। उसको लेके भी यहाँ पर लगातार सीएम धामी की तरफ से कहा गया है कि इस तरह कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए, क्योंकि लगातार जो छात्राएं हैं जो छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। उसको लेके कार्यक्रम है और आज सीएम यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद देहरादून में उनका कार्यक्रम है और रात और देर शाम वो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में उनका रात को कार्यक्रम है। जी, हमें जिस तरीके से आज ये साइकिल वितरण कार्यक्रम होने वाला है तो कितने बजे से ये कार्यक्रम जो है शुरू हो जाएगा? आज आपको बता दूं यहाँ पुष्कर सिंह धामी का 10:30 बजे का कार्यक्रम है यहाँ पहुंचने का। उसके बाद उस कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे और उसके बाद यहाँ रोटरी क्लब की तरफ से तैयारी की गई है एक छोटी जनसभा की, यहाँ पर एक सभा भी की जाएगी और जिसमें पुष्कर सिंह धामी उन सभी छात्राओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो देहरादून की रवानगी हो जाएगी। उसके बाद दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम जो है ज्यादा देर का नहीं होगा, लेकिन जितनी देर यहाँ सीएम पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा चुकी है और जो रोटरी क्लब के जो सदस्य हैं वो उनके आने का इंतजार लगातार कर रहे हैं। हमें जिस तरीके से ये कार्यक्रम होना है तो इसे लेकर इस कार्यक्रम को लेकर क्या क्या तैयारियां जो है कर ली जा चुकी हैं?
हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रोटी सब्सिडी की यहाँ पर कार्यक्रम पहले ही यहाँ पर उसकी जानकारी दे दी गई थी और प्रशासन भी उसमें लगातार यहाँ पर तैयारी की जा चुकी है। जो यहाँ पर पासेज वगैरह कहीं ना कहीं दिए गए हैं उन सभी को जो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और छात्राएं यहाँ मौजूद हैं उनका भी आने का सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। रोटी के सारे सदस्य यहाँ पर रहेंगे और भाजपा के कई बड़े चेहरे यहाँ रहने वाले हैं, तो पूरी तरीके से कार्यक्रम की तैयारी लगातार की जा रही है। और अब चूंकि इंतजार सीएम पुष्कर धामी का है, उनके आने के बाद वो शुभारंभ यहाँ पर करेंगे कार्यक्रम का, उसके बाद साइकिल वितरण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं छात्रा संबोधित करेंगे और जो लगातार जो छात्र जो यहाँ पर सरकार काम कर रही है यहाँ युवाओं के लिए और यहाँ की जनता के लिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जाएगा। उसके बाद देहरादून उनकी तरफ से रवानगी कर ली जाएगी। हमें जिस तरीके से अगर बात की जाए साइकिल वितरण कार्यक्रम की, तो इसमें कौन कौन सी कक्षा की छात्राओं को जो है साइकिल यहाँ पर वितरित की जानी है? ये अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे प्लीज। जिस तरीके से बात की जा रही है साइकिल वितरण कार्यक्रम की बात की जा रही है, यहाँ पर साइकिल दी जा रही है छात्राओं को, तो कौन कौन सी कक्षा की जो छात्राएं हैं इसमें शामिल है, किन किन कक्षा की छात्राओं को जो है ये साइकिल दी जा रही है? जिस तरीके से कन्या धन योजना के तहत तमाम जो चीज़ें चलती हैं, तो एक कक्षा जो है यहाँ पर निर्धारित की जाती है कि इस कक्षा के छात्रों को ये चीज़ मिलेगी, तो यहाँ पर किन किन कक्षाओं की छात्राओं को ये साइकिल वितरित आज की जा सकती है? बिल्कुल, श्री कन्या योजना के तहत यहाँ पर जो साइकिल देने का जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया रोटी क्लब की तरफ से, उसमें कक्षा 9 से लेकर 12 की जो छात्राएं हैं उनको यहाँ पर चयनित किया गया है। उसमें जो यहाँ की मेधावी छात्राएं हैं और जिनका लगातार प्रदर्शन अच्छा रहता है स्कूलों में कॉलेजों में, तो उनको कहीं ना कहीं चयनित करने की बात की गई है। और उसमें कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की जो छात्राएं हैं उनको यहाँ पर साइकिल मिलने वाली है, उसको लेकर के तैयारी की जा रही है। और जो छात्राएं हैं जिनको यहाँ पर साइकिल मिलने जा रही है वो यहाँ पहुँच रही है लगातार, और उनके साथ अभिभावक भी है। तो एक बड़ा मौका है उन सभी छात्राओं के लिए, उन अभिभावकों के लिए, क्योंकि एक कार्य का उपहार के तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर साइकिल दी जा रही है, जो कहीं ना कहीं छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और मुख्यमंत्री के द्वारा उन सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन कहीं ना कहीं दिया जा सकता है। तो चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा की। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।